हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों फाइनली एक लंबे इंतजार के बाद आप लोग का झारखंड बोर्ड 2022 का टर्म 1 एग्जाम का मॉडल पेपर जारी हो चुका है। जी हाँ दोस्तों आज हम लोग इसमें देखने वाले, आप लोग देख सकते हैं क्लास 10th का साइंस का सेट 1 का टोटल आंसर देखने वाले हैं विद एक्सप्लेनेशन। सबको समझाएंगे कि कैसे आंसर क्या होगा और क्यों होगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, हर एक दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों एक एक करके आप लोग का सारा सॉल्यूशन, जितना सारा सेट है सबको ला दूंगा, और जितना सारा क्लास है सभी का सॉल्यूशन दोस्तों आप लोग इसी चैनल पर मिल जाता है। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, हर एक वीडियो आप लोग देख पाएं। तो चलिए बिना लेट के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग सिर्फ मॉडल पेपर भी पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छा आप लोग मार्क्स आने वाला है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन मॉडल पेपर से भी आप लोग का लड़ने वाला एग्जाम में। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या है क्वेश्चन आप लोग मॉडल पेपर में। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कुछ ऐसा है आप लोग का मॉडल पर, जो कि JCRT यानी कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा जारी किया गया है। प्रथम शाब्दिक परीक्षा 2021-22। देखिए कक्षा 10th विषय विज्ञान, समय 1.5 घंटा जो लोग बोर्ड एग्जाम होगा इतना ही मिलेगा। टोटल नंबर 40 और टोटल सवाल भी 40 है। यहाँ देख सकते हैं क्या है, सभी प्रश्नों का उत्तर अनिवार्य है। मतलब दोस्तों आप लोग 40 सवाल रहेगा, 40 का ही आंसर देना होगा। कुल 40 प्रश्न है, प्रत्येक के लिए 1 अंक मिलेगा। 4 ऑप्शन दिया गया है, सही विकल्प का आपको चयन करना है और गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। दोस्तों आप लोग एग्जाम होगा उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है, जल्दी सबका आंसर देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला सवाल, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है। दोस्तों हम लोग जो दाढ़ी बनाते हैं, यानी आप लोग ये सवाल मैंने आप लोग को बताया था जब पढ़ाया था ये वाला चैप्टर प्रकाश, हजामत करने के लिए बताए थे ना। तो दाढ़ी बनाने के लिए दोस्तों अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर प्रतिबिंब बड़ा दिखता है, ठीक है, और आभासी दिखता है। आगे देखिए क्या है, और गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होगा। गोलीय दर्पण में दोस्तों फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच कैसा संबंध होता है, फॉर्मूला क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि F इक्वल टू क्या होता है, R/2। ये सवाल भी मैंने आप लोगों को बताया था ना। तो F इक्वल टू R/2 हो जाएगा, यानी फोकस दूरी जो होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। अगला सवाल 3 नंबर देखिए, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। देखिए अपरिवर्तन मतलब क्या, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इस दौरान दोस्तों क्या जो है वो बिना चेंज हुए रहता है। आवृत्ति, वेग, तरंगदैर्घ्य किनमें से कोई नहीं। तो देखिए वेग तो चेंज होगा ही और तरंगदैर्घ्य चेंज होता ही, आप दूसरा मीडियम में जाते हैं तो। लेकिन एक आवृत्ति है दोस्तों, वो चेंज आप लोग का नहीं होता है, आवृत्ति सेम रहता है। चाहे आप किसी भी मीडियम में जाइए, आप लोग का आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी जो होता है वो दोनों सेम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर से परावर्तन के बाद किस बिंदु से होकर गुजरती है। जब भी दोस्तों अवतल दर्पण से परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन होता है तो आप लोग हमेशा वो किरण देखे होंगे फोकस से पार होता है। ऐसा अवतल दर्पण है। ये देखिए मुख्य अक्ष है, यहाँ फोकस है और यहाँ मान लीजिए केंद्र है। कोई भी किरण जाएगी टकराने के बाद यहीं से पास होगा, ठीक है। तो इसको कहाँ से पास हो रहा है, मुख्य फोकस से। तो यहाँ पर F सही हो जाएगा, यानी B नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है क्या, देख लीजिए। बोल रहा है किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण कौन सा होगा। दोस्तों आप लोग यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, कोई भी मतलब दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को रखते हैं तो हमेशा उसका सीधा और समान आकार का बोल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर समान आकार बोल दिया, इसलिए हो जाएगा समतल दर्पण, ठीक है। सीधा बोलता तो दोस्तों ये होता समतल और उत्तल दोनों होता, लेकिन सीधा और समान आकार का बोला है तो हो जाएगा यहाँ पर सिर्फ समतल दर्पण में ही दोस्तों सीधा बनता है, और समान आकार का मतलब जितना बड़ा इसमें बनता है, वस्तु जितना बड़ा उतना ही बड़ा आपका प्रतिबिंब यहाँ पर रहता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। दोस्तों बहुत बार आप लोग को बता चुका है, 2 नियम होता है प्रकाश का अपवर्तन का, और इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। हाँ अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी होगी। दोस्तों कोई गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या यानी कि R बराबर दे दिया है कितना, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका फोकस दूरी हम लोग जानते हैं F इक्वल टू होता है कितना, R/2 यानी कि 50/2 यानी कि कट के आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। दैट इज ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। वजह उत्तल लेंस बोला है, मतलब क्षमता कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, प्लस में होगा ना। अवतल बोलता तो माइनस होता। यहाँ पर फोकस दूरी दिया 1 मीटर, आप लोग निकालिएगा ऐसे, P इक्वल टू 1/f होता है। तो 1/f यानी कि कितना, f का वैल्यू ही दे दिया 1, तो 1/1 10 थोड़े ना होगा जी, 1 ही ना होगा, तो 1 डायरेक्टर सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन B सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। दोस्तों उत्तल लेंस का क्षमता भी प्लस में होता है यानी पॉजिटिव, और फोकस दूरी भी पॉजिटिव। एक्चुअली फोकस दूरी पॉजिटिव होता है तभी क्षमता पॉजिटिव होता है, ठीक है। पावर यानी कि इसका फोकस दूरी क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, कहाँ पर न्यूनतम होता है, वायु में, कांच में, निर्वात में कि जल में। तो दोस्तों प्रकाश का वेग
जल में न्यूनतम होता है यानी कि सबसे कम होता है, ठीक है, और निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है। 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी। दोस्तों 4 डायोप्टर किसी अवतल क्षमता दिया हुआ है किसी अवतल लेंस का, तो उसका फोकस दूरी बोला है। तो हम लोग जानते हैं P इक्वल टू होता है 1/f या फिर F इक्वल टू 1/p। F इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 1/p, तो 1/p यानी कि 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 का दोस्तों हम लोग निकालेंगे, डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा 0.25, ठीक है। ये क्या आया, मीटर में आया, लेकिन हमको देखिए सब सेंटीमीटर में है, तो इसको सेंटीमीटर करने के लिए 100 से गुना कर दीजिए, आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। यानी कि आप लोग बता सकते हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सटीक जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर यानी फोकस दूरी जाए। दोस्तों मतलब जितना मॉडल पेपर में सवाल है उतना आप लोग कर लेते हैं तो आप लोगों का बहुत ही अच्छा नंबर आ जाएगा। और प्लस मैं जितना आप लोग ऑब्जेक्टिव बताया है और आगे बताऊंगा सभी को जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों सभी एग्जाम के लिए आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए P इक्वल टू क्या होगा, 1/f यानी कि 1/50, इसको आप लोग काटिएगा दोस्तों तो आ जाएगा 0 पॉइंट, ठीक है 0.02, और ये 1 मिनट 50 सेंटीमीटर है ना, तो पहले उसको मीटर में चेंज कर लीजिए। आप लोग को F इक्वल दिया 50 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में चेंज करता 100 से भाग दे देंगे यानी कि 0.5 मीटर। अब हम लोग निकालेंगे इसका क्षमता यानी कि P, तो P होता है 1/f यानी कि 1/f के जब कितना है 0.5, इसको दोस्तों काट दीजिए पॉइंट को, ऊपर चल जाएगा 0 यानी कि 10/5 कट जाएगा 2 से, मतलब पावर दोस्तों हो जाएगा 2 डायोप्टर होगा। और प्लस में कि माइनस में, तो देखिए उत्तल बोला है तो प्लस में यानी कि 2 डायोप्टर, ये अगर अवतल बोलता तो माइनस हो जाता। बहुत बढ़िया। प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा, मैंने बताया अभी आप लोग को, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है निर्वात में। प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद कर लीजिए, बता दिया, एग्जाम में आ सकता है। दिए गए प्रक्रम में कौन ऊष्माक्षेपी है, तो दोस्तों श्वसन दोस्तों जो है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है, याद रख लीजिएगा, श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ये श्वसन करने से ऊष्मा निकलती है। चिप्स के पैकेट विकृत गंधता से बचाने के लिए, चिप्स के पैकेट जिसमें आप लोग बहुत ही स्वादिष्ट चिप खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, लेज खाते हैं और टेढ़े मेढ़े जो भी खाते हैं, उसमें कौन सा गैस भरा रहता है। सर इसमें गैस भरा रहता है, जी हाँ दोस्तों उसमें गैस भरा रहता है ताकि वो विकृत गंधी ना हो जाए, ताकि वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया ना कर ले। तो दोस्तों ऑक्सीजन तो होगा भी नहीं, किसी हाल में होगा ही नहीं, यहाँ पर दोस्तों होता है नाइट्रोजन, ठीक है, याद कर लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो दोस्तों जंग लगना आप लोग का यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया और कैसा अभिक्रिया है, वो संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि जो आयरन है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीजन का संयोग कर लेता है, ठीक है। दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है, उपचयन मतलब किसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, किसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं एकदम क्लियरली दिख रहा है कि ये कार्बन अकेला है, इधर आके CO बन जा रहा है, मतलब इसका ओठो बेचारा का CO ले रहा है, मतलब कार्बन का दोस्तों यहाँ पर उपचयन हो रहा है, ठीक है, कार्बन क्या हो जा रहा है, उपचयन हो रहा है, ठीक। चलिए 18 नंबर सवाल देखिए। 18 नंबर, दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है, तो आप लोग साफ साफ देख सकते हैं दोस्तों ये वाला बिल्कुल संतुलित है। क्यों, क्योंकि देखिए एक कैल्शियम, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना, इधर 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, और इधर 3 और 1 4 ऑक्सीजन, ठीक है, मतलब ये बिल्कुल सटीक आंसर है। दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है, आप लोग फिगर जो दिया गया है, चित्र तो यहाँ पर कोई नहीं दिया गया है, तो देखिए यहाँ पर कौन सा अभिक्रिया हो रही है, मतलब ये वाला बोला है कि क्या अभिक्रिया हो रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं Pb + CuCl2 है। यहाँ पर Pb बहुत शक्तिशाली है, बेचारा Cu को उससे विलयन से भगा दे रहा है बाहर, और उसका Cl2 ले रहा है, यानी कि PbCl2 बना दे रहा है, यानी कि विस्थापित कर दे रहा है। तो विस्थापित करता है किसी एक को तो होता है विस्थापन, यानी कि ऑप्शन डी। बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए, दिए गए पदार्थ में कौन गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है। दोस्तों गंधीय सूचक मतलब समझ लीजिए ना कि जिसको अम्लीय क्षारक में डालने पर वो उसका गंध बदल जाता है। तो दोस्तों ये भी मैंने आप लोग को बताया था, यहाँ पर सही हो जाएगा प्याज। प्याज एक गंधीय सूचक है। लिटमस, हल्दी, ये दोस्तों आप लोग का प्राकृतिक सूचक है, याद रख लीजिएगा। हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करते हैं। दोस्तों हड्डियाँ जब आप लोग तोड़ फोड़ लेते अपना हड्डी कहीं भी, ठीक है, कहीं भी मतलब कहीं भी जब फोड़ लेते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उसमें प्लास्टर कर देता है एक घोल लगाकर। वो घोल कौन सा होता है, सफ़ेद सफ़ेद दिखता है ना, तो वो दोस्तों होता है CaSO4.5H2O, यानी कि उसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसलिए बोलता है ना कि प्लास्टर किया गया है पेरिस से। और वो कुछ देर हवा से अभिक्रिया करता है, वातावरण से जो जलवाष्प होता है उससे अभिक्रिया करके ये बहुत हार्ड चीज़ बना लेता है, जो होता है जिप्सम।
जो किसी के माथा में मारने से माथा भी फूट सकता है। लेकिन ये दोस्तों होता है नरम CaSO4 जो कि होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? विरंजक चूर्ण का दोस्तों सिंपल सा फॉर्मूला होता है CaCl2। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, याद रख लीजिए, एक क्वेश्चन आ सकता है ये वाला क्वेश्चन। इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये दोस्तों यहाँ पर उष्मीय वियोजन, सॉरी यहाँ पर जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास होकर दोस्तों यहाँ पर वियोजन हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास हो रहा है। देखिए यहाँ पर कैथोड है, एनोड है, क्या क्या है, तो इलेक्ट्रिसिटी पास होकर जो जल है उसका वियोजन हो रहा है और यहाँ पर हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, आगे क्या है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जिस टमाटर जो आप लोग खाते हैं बड़े चाव से, लाल लाल टमाटर, उसमें अम्ल भी होता है। जी हाँ दोस्तों, उसमें अम्ल भी होता है, इसलिए ना खट्टा लगता है। तो उसमें दोस्तों अम्ल कौन सा होता है? उसमें होता है ऑक्जेलिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला सवाल है, तनुकरण प्रक्रिया में होती है। सर तनुकरण प्रक्रिया क्या होती है? तो तनुकरण मतलब दोस्तों होता है तनु, यानी कि जिसमें मात्रा कम हो जाता है। तनु अम्ल मतलब अम्ल की मात्रा कम, पानी की मात्रा ज़्यादा। तनु क्षारक मतलब अम्ल की क्षारक की मात्रा कम, अम्ल और पानी की मात्रा ज़्यादा। यानी कि क्या, अम्ल में होता है H+ और क्षारक में होता है OH-, यानी कि उन सब का संख्या घट जाता है तनु में ना। तो H+ और OH आयन की सांद्रता में कमी हो जाता है तनु प्रक्रिया में। ठीक है, निम्नलिखित में कौन प्रकाशीय वियोजन का अभिक्रिया है? तो दोस्तों AgBr दोस्तों जो है वो प्रकाशीय वियोजन। हम लोग NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक भी सवाल आप लोग का NCERT से बाहर का नहीं है, सारा सवाल NCERT का ही है। ठीक है, सभी क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, सभी का आंसर जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि क्या पता डायरेक्ट डिट्टो क्वेश्चन उठा के छाप दे, इसलिए जरूर देख लीजिए। अमीबा अपने किस अंग से भोजन प्राप्त करता है? तो दोस्तों हो जाएगा कुटपाद, यानी कि 27 का C हो जाएगा। पाचन प्रक्रिया में वसा का इमल्सीकरण कौन करता है? तो ये दोस्तों करता है पित्त, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और निम्नलिखित में किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है? दोस्तों यहाँ पर देखिए अमरबेल और कबक और अमीबा नहीं है, लेकिन आम में है। ठीक है, लेकिन जीव बोला है। ठीक है, तो कल ये तीनों ऑप्शन तो होगा नहीं, तो आम ही लास्ट में उपाय वजह आम दोस्तों यहाँ पर स्वपोषी पोषण हो जाएगा। ठीक है, तो यही वाला दोस्तों है आप लोग का आम दोस्तों स्वपोषी पोषण हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग का है क्या, देख लीजिए, मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? तो दोस्तों मानव हृदय में टोटल 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला सवाल, श्वसन वर्णक किसे कहते हैं? तो क्लोरोफिल दोस्तों जो होता है उसे हम लोग श्वसन वर्णक कहते हैं। और उत्सर्जन की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो वृक्काणु, जिसको हम लोग नेफ्रॉन भी बोलते हैं। अगर नेफ्रॉन ऑप्शन में रहा तो नेफ्रॉन भी आप लोग मार सकते हैं, दोनों वही है, वृक्काणु या नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्क की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकालने या छानने की क्रिया कहते हैं। देखिए आप रक्त को शरीर से छानते हैं, इस क्रिया को क्या बोलते हैं? डायलिसिस, यानी कि अपोहन बोलते हैं उसको। ठीक है, जनन की मूल घटना क्या है? तो जनन की मूल घटना दोस्तों DNA की प्रतिकृति का बनना होता है, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और अगला सवाल है दोस्तों, एक चित्र यहाँ पर दिया गया आप लोग को देख सकते हैं, और बोला है किस प्रकार का जनन को दर्शाता है? तो दोस्तों ये बहुखंडन को दर्शाता है, बहुत भागों में खंडित हो जाता है। और अगला सवाल आप लोग के सामने है, नर युग्मक मादा युग्मक के संलयन को क्या कहता है? दोस्तों इसको निषेचन बोलते हैं। आप लोग को मैंने पहले भी ये सवाल कराया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, निषेचन। और अगला सवाल है, लड़कों में यौनावस्था के लक्षण का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है? तो दोस्तों लड़कों में जो यौनावस्था का लक्षण होता है उसको कंट्रोल करता है टेस्टोस्टेरोन। इसी के कारण लड़कों में शारीरिक बदलाव होता है युवावस्था में। सौर स्थिरांक का मान क्या है? तो दोस्तों सौर स्थिरांक का जो मान है वो है 1.5 kW/m²। और अगला सवाल है, जैव गैस का मुख्य घटक क्या है? तो दोस्तों जैव गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन है। ठीक है, बहुत आसान सवाल है, मीथेन है, उसमें मीथेन ज़्यादा मात्रा में होता है। और अगला और अंतिम सवाल है इसका दोस्तों, महासागर की तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर के पृष्ठ के जल का ताप और 2 मीटर की गहराई के जल के ताप में कितना अंतर होता है? दोस्तों ये होता है 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 40 का ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का 40 सवाल टोटल सवाल होता है, जो कि आप लोगों का मॉडल क्वेश्चन पेपर है। मॉडल मतलब समझ रहे हैं, मैं आप लोगों को वीडियो में बता दूं कि मॉडल फिर कितना एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, कितना मतलब क्या बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए एक भी बच्चा इसको ज़रूर नहीं छोड़िएगा, यानी कि बना लीजिएगा। ठीक है, बहुत आसान सवाल है। और दोस्तों जल्दी मैं सारा सीट एक करके अपलोड कर दूंगा, बस लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस लीजिए और कमेंट बोले वीडियो कैसा लगा, ताकि हम और अच्छे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हों। चलिए दोस्तों अभी इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।